हमने शुरू किया था कि आपके इस सेशंस में जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या-क्या होंगी। मतलब इस सेमेस्टर के बाद आप मैनेजमेंट के कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होगा। फिर मैनेजर कौन होता है, वो कहाँ काम करता है, इसका पता होगा। मैनेज योर टाइम के बारे में हम बात करेंगे। फिर मैनेजर्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। फिर उनके हम की रोल्स, फंक्शंस और स्किल्स के ऊपर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि मैनेजर की जो जॉब है वो कैसे रीडिफाइन हो रही है, जिस पे हम मिलेनियल्स की बात हम कर रहे थे, और जो डिसरप्शन है इन टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस का जो लाइफ स्पैन है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो जो मैनेजर की जॉब है वो दिन ब दिन ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट होती जा रही है। और उसके बाद एंड पे इस चैप्टर के आखिर में हम देखेंगे कि जो मैनेजमेंट की स्टडी है या एजुकेशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। हमने शुरू किया था कि मैनेजर कौन होता है, और इसमें हमने दो क्रिटिकल फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे कि जो मैनेजर की जॉब है दैट इज़ टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये दो बुनियादी पैरामीटर हैं किसी भी मैनेजर की जॉब के। उसके बाद हमने देखा कि मैनेजमेंट के लेवल कौन कौन से होते हैं। सबसे नीचे वाले जो लोग होते हैं वो नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिनकी जॉब का हिस्सा मैनेजमेंट का कोई फंक्शन परफॉर्म करना नहीं होता। उसके बाद फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं जो कि नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉयज़ का काम मैनेज कर रहे होते हैं। उसके बाद मिडल मैनेजमेंट के लोग होते हैं जो कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की जॉब को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, ओवरसी कर रहे होते हैं और उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। और सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट होती है या टॉप मैनेजर्स होते हैं। हमने एग्जांपल से समझने की कोशिश की कि नॉन मैनेजर एम्प्लॉइज़ कौन से होते हैं, फर्स्ट लाइन कौन से होते हैं, मिडल लेवल पे कौन से होते हैं और टॉप मैनेजर्स कौन-कौन से होते हैं। उसके बाद फिर हमने ऑर्गेनाइज़ेशन की बात की कि पहले मैनेजर कौन होता है उसको डिफ़ाइन किया, फिर मैनेजर चूँकि जॉब करता है इन एन ऑर्गेनाइज़ेशन, तो ऑर्गेनाइज़ेशन को डिफ़ाइन करना भी बहुत ज़रूरी था। तो उसमें हमने कहा था कि इसके 3 डिस्टिंक्ट पर्पज़ होते हैं या फीचर्स होते हैं जब भी ऑर्गेनाइज़ेशन की बात की जाती है। उसका एक डिस्टिंक्ट डिफाइंड पर्पस होता है, फिर उसका एक डेलिब्रेट स्ट्रक्चर होता है जो बनाया जाता है, और इसके ऊपर हमने काफ़ी बात की कि स्ट्रक्चर बनाना क्यों ज़रूरी है, उसकी अहमियत क्यों ज़रूरी है, पिरामिड टाइप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर होना क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद कि पीपल ये सारा काम लोगों के लिए होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 3 बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि डिस्टिंक्ट पर्पस, डेलिब्रेट स्ट्रक्चर और पीपल से मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। फिर हमने जो पिरामिड्स हैं, इजिप्शियन पिरामिड्स, उनकी एग्जांपल से समझा कि ऐसे कौन-कौन से फीचर्स अवेलेबल थे उस वक़्त ऑर्गेनाइज़ेशन के, मैनेजमेंट के और मैनेजर के, कि आज से तकरीबन 4500 साल पहले इतने बड़े-बड़े स्ट्रक्चर्स को खड़ा करके एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से ऐसे पिरामिड्स बनाए गए जब ना टेक्नोलॉजी थी, ना जीपीएस था, और ये सॉलिड भी नहीं है। मतलब ये कुछ सॉलिड रॉक इकट्ठी करके नहीं खड़ी कर दी गई। इनका बड़ा वेल थॉट आउट स्ट्रक्चर है, वेंटिलेशन का उसके अंदर इंतज़ाम है, रास्ते हैं, और फिर कुछ जो जो ब्लॉक्स हैं उनका वज़न एक हाथी के बराबर भी है। तो वो किस तरह मुमकिन हुआ आज से हज़ारों साल पहले, तो इसके ऊपर हमने बात की थी लास्ट सेशन में। फिर पहले मैनेजर, फिर ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद मैनेजमेंट। जैसे मैंने कहा था कि बर्ड्स आई व्यू को लेते हुए हमने एक टनल शेप में या फनल की शेप में चीज़ों को क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हुए उसको हम शॉर्ट लिस्ट करते हुए आ रहे हैं कि पहले हमने बर्ड आई व्यू लिया ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजर का, फिर मैनेजमेंट के फंक्शन का। मैनेजमेंट के फंक्शन पे मैंने कहा था कि दो बुनियादी वही क्रिटिकल चीज़ें हैं जो हमने पढ़ ली हैं पहले मैनेजर की जॉब में और ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन इसके अंदर 2+2 की दो और चीज़ें ऐड हो गई। इस पे मैंने प्रोफेसर पीटर ड्रकर का जिक्र किया था कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के अंदर दो एलिमेंट मजीद ऐड किए, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का, और इसको मैनेजमेंट की डेफिनेशन करार दिया था हमने लास्ट टाइम। और प्रोफेसर पीटर ड्रकर ने जब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का ये एक कम्बिनेशन डिफाइन किया था आज से तकरीबन कुछ 70 साल पहले, तो उस वक्त मैनेजमेंट इस तरह इवॉल्व नहीं हो पाई थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें कन्वर्ज करके मैनेजमेंट की जो हमें इस वक्त डेफिनेशन नज़र आती है, इसमें प्रोफेसर पीटर ड्रकर का बहुत ही कलीदी किरदार है। और मैंने कहा था कि ये कुछ नाम होंगे जो मैं लूँगा, आपने इनको याद रखना है। तो अब तक हमने एक नाम लिया जो कि हमने लास्ट सेशन में भी जिसका जिक्र किया था, दैट वाज प्रोफेसर पीटर ड्रकर। फिर हमने डिफाइन किया कि एफिशिएंसी क्या होती है और इफेक्टिवनेस क्या होती है। एफिशिएंसी डील्स विद द मिनिमम रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम आउटपुट, और इफेक्टिवनेस मीन डूइंग द जॉब डन। एक काम आपको कहा गया, आपने कर दिया, दैट इज इफेक्टिव। लेकिन इफ यू
डू योर जॉब विद मिनिमम रिसोर्सेज, दिस इज एफिशिएंसी। इस पे काफ़ी हमने डिटेल से बात लास्ट सेशन में कर ली थी। फिर इस विजुअल के साथ हमने ये देखने की कोशिश की कि एफिशिएंसी डील्स विद द रिसोर्सेज जो इस्तेमाल होंगे कोई भी जॉब करने के लिए, और इफेक्टिवनेस इज कि आपने क्या गोल अटेन किया या नहीं। एग्जाम्पल मैंने दी थी कि अगर आपने मुस्लिम टाउन मोड़ से पंजाब यूनिवर्सिटी जाना है, तो अगर एक बंदा यहाँ से पहले मीनार पाकिस्तान जाता है और वापस आता है और वो कहता है कि मैं पहुँच गया हूँ, तो हम कहेंगे उसने इफेक्टिवली काम कर लिया, उसको जो कहा था उसने कर दिया। लेकिन क्या उसने मिनिमम रिसोर्सेज इस्तेमाल किए? तो आंसर इज़ नो। तो जो शॉर्टेस्ट रूट होना चाहिए था, दैट डील्स विद द एफिशिएंसी पार्ट। फिर हमने मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और ये किस बंदे की कंट्रीब्यूशन है? हेनरी फॉयल। ये फ्रांस के एक बिजनेसमैन थे। इन्होंने डिफाइन किया कि जो मैनेजमेंट में काम किए जाते हैं वो बुनियादी तौर पे 4 होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। इनको डिफाइन किया हमने। और फिर एक बहुत अच्छा सवाल किसी ने पूछा था कि क्या ये इसी तरतीब से होते हैं जिस तरतीब में लिखे हुए हैं कि पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर लीडिंग होगी और फिर कंट्रोलिंग होगी? तो वे आफ्टर द डिस्कशन हमने ये कंसेंसस ड्रॉ किया था कि ये इसी तरतीब से होते हैं। पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर लीडिंग, और फिर उसके बाद उसको कंट्रोल किया जाता है। इन सब को हमने बारी बारी देखा भी कि क्या क्या प्लानिंग में होता है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, लीडिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग में क्या होता है। यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। तो अगर किसी का कोई सवाल है लास्ट सेशन के मुतल्लिक तो वो अभी पूछ ले। उसके बाद हम आज का सेशन शुरू करने लगे हैं। कि है किसी का कोई सवाल? मिट्सबर्ग एक मैनेजमेंट के स्कॉलर हैं। उन्होंने जो स्टैब्लिश मैनेजमेंट के प्रमाइजेस थे उनको फर्दर किया कि आपने पहले मैनेजर को डिफाइन कर लिया, मैनेजमेंट को डिफाइन कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर लिया। पहले सेशन में जो 3 की कंपोनेंट्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने स्टडी किए थे वो ये 3 होते हैं: मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। अब उसके बाद मैनेजमेंट के जब हमने फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिए तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ रोल्स होंगे जो आपको अदा करने हैं। अब जो मैनेजमेंट फंक्शंस के बाद मैनेजमेंट के रोल्स की बात है, इसको आपने इस लेंस से समझने की कोशिश करनी है और एनालाइज करने की कोशिश करनी है कि जैसे हमने पिछले सेशन में कहा था कि मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजर का क्या रोल होता है, उसको हमने कन्वर्ज करके एक कोहेसिवनेस तरीके से साइनर्जी क्रिएट करके उसका एक लॉजिकल फ्लो बनाने की कोशिश की थी। तो अब जब आप मैनेजमेंट के रोल्स की बात सुन रहे होंगे तो आपने इनको लिंक करना है इन मैनेजमेंट फंक्शन। वो कौन कौन से होते हैं मैनेजमेंट फंक्शन? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल। तो मिट्सबर्ग का ख्याल ये था कि पहले तो डिफाइन किया कि रोल क्या होता है। रोल क्या होता है? व्हाट इज अ रोल? specific actions and behavior expected of and exhibited by the manager। एक्सपेक्टेड ऑफ एंड एग्जीक्यूटेड बाय में क्या फर्क है? कि अगर आपको एज ए मैनेजर किसी फॉर्म में काम करने का मौका मिला है तो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे। तो जो एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द फॉर्म साइड वो आपका रोल होगा, और जो मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म करते हुए आप कर रहे होंगे वो आपका मैनेजमेंट का रोल होगा। इधर वे मतलब ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या चाहती है वो, और जो आपको टास्क असाइन किए हुए हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, हासिल करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट रोल। फिर कह रहा हूं कि आपने इनको लिंक करना है विद मैनेजमेंट फंक्शंस। तो उन्होंने 10 ऐसे रोल्स आइडेंटिफाई किए, ऐसे एक्ट्स आइडेंटिफाई किए, ऐसे बिहेवियर आइडेंटिफाई किए जो कि एक मैनेजर परफॉर्म करता है टू परफॉर्म 4 मैनेजमेंट फंक्शंस और टू अचीव द 4 मैनेजमेंट फंक्शंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और उन 10 को उन्होंने ग्रुप किया इनटू 3। उन तीनों का नाम उन्होंने दिया कि जो मैनेजर एक रोल परफॉर्म करेगा उसके 3 हिस्से किए जा सकते हैं। वन इज इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, पर्सनल से इंटरपर्सन, और पर्सनल इज फ्रॉम पर्सन। ये ऐसा रोल जिसमें आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैनेजमेंट के बारे में मैंने एक शॉर्ट फ्रेज लास्ट टाइम बोली थी, मैनेजमेंट इज
मैनेजिंग मैन, तो सारी मैनेजमेंट होती ही मैनेजिंग मैन है। तो जो मैन वाला पार्ट है, मैन मतलब तमाम लोग, जो मैन वाला पार्ट है उसमें जो बुनियादी रोल आइडेंटिफाई किया मिडसबर्ग ने, वो ये था कि इंटरपर्सनल रोल कोई भी मैनेजर परफॉर्म कर रहा होगा, उसके इंटरपर्सनल रोल को परफॉर्म करते हुए तीन ऐसे सब रोल्स हैं जो कि किसी भी मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ते हैं। फर्स्ट इज फिगर हेड। फिगर हेड कौन सा होता है? वो इज फिगर हेड, घर में फिगर हेड होता है हमारा वाले, हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सिंबॉलिक भी हो सकता है और पोजिशनल भी हो सकता है। दोनों में क्या फर्क है? सिंबॉलिक में और पोजिशनल में। पोजिशनल का मतलब ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रोल है मैनेजिंग डायरेक्टर का, एक रोल है प्रिंसिपल का, एक रोल है सीईओ का। ये जो उसको फिगर हेड की पोजीशन मिली है, दैट इज बेस्ड ऑन हिज डेजिग्नेशन। इसको कहते हैं पोजिशनल अथॉरिटी या पोजिशनल फिगर हेड। ऑन द अदर हैंड, जैसे घर में होता है कि एक बच्चा या एक बच्ची जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ओबीडियंट है, बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा जॉब कर रहे हैं, तो उनके पास एक तरह से एक पावर आ जाती है एज अ फिगर है। क्लास में भी जैसे सीआर है, अब सीआर भी तो आधी क्लास का हिस्सा है, लेकिन उसके पास एक एडिशनल पावर आ गई है, एक रोल आ गया है इन द शेप ऑफ फिगर हेड। इसकी बुनियाद कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद स्ट्रक्चर नहीं है, एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपने ऊपर ले ली है, जिसकी वजह से वो आप तमाम लोगों से मुमताज हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन में इसको लिंक करें कि जब भी कोई इंटरपर्सनल रोल आप आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे, तो इंटरपर्सनल लोगों में जब आप कोऑर्डिनेट करेंगे या लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो उसमें आपका एक रोल एज अ फिगर हेड का भी होगा। आप नोट करें, जब भी आप किसी ग्रुप के अंदर ट्रैवल करें या कोई काम कर रहे हो, तो 4-5 लोगों का अगर ग्रुप है, उनमें से एक बंदा खुद ब खुद बाय डिजाइन बताने लग जाएगा, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, जल्दी जाना चाहिए, वहां ऐसे करेंगे। तो दिस इज assuming the role of a figurehead without any positional authority। उसने एक चीज अपने ऊपर अज्यूम कर ली। अब जैसे मैंने लास्ट क्लास में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो मैं साथ साथ आपके साथ इंट्रोड्यूस कराता गया था, जैसे पास्ट डिपेंडेबिलिटी का मैंने आपको बताया था। इसी तरह इस मौके पे मैनेजमेंट का एक बहुत ही बुनियादी असूल है जो कि आप सारे लिख लें और याद कर लें कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गो साइड बाय साइड। ये मैनेजमेंट का एक बुनियादी असूल है। इंटरपर्सनल रोल की जब हम बात करते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो साइड बाय साइड। जी, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा कम पड़ेगा, बच्चे कम है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो साइड बाय साइड। जितनी जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी होगी, उसकी उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। घर के अंदर बीइंग अ फिगर हेड, फादर के पास अगर बहुत ज्यादा अथॉरिटी है, तो उसी हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सेम अप्लाइज टू द ऑर्गेनाइजेशन। जिसके पास जितना बड़ा डेजिग्नेशन होगा, उससे उतना ज्यादा पूछा जाएगा। तो ये मैनेजमेंट का बुनियादी असूल है जो कि आपने समझना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आपका कैरियर ग्रो करेगा, तो आपको अभी तो ये लगता है कि बड़ी कुर्सी मिल जाएगी, घूमने वाली चेयर होगी, मैं फाइलें साइन किया करूंगा, तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जाते हैं, आपके पास अथॉरिटी ज्यादा आती है, तो उसी हिसाब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है, आप अकाउंटेबल भी ज्यादा हो जाते हैं। तो फिगर हेड का जो पहला रोल हमने देखा जी, तो पहला फिगर है कि घर का बड़ा, ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा, ग्रुप का बड़ा, टीम का बड़ा। ये रोल होता है जब आप लोगों के साथ डील कर रहे होते हो। और ये मिड्सबर्ग के वो 10 रोल हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको उसने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, और तीनों हिस्सों में उसने कुछ सब रोल्स हैं जो कि मेन रोल के साथ एसोसिएट किए। कि पहला रोल इज इंटरपर्सनल, उसमें फिगर हेड की बात की। फिर लीडर, ऑब्वियसली एक ग्रुप के अंदर एक लीडर को आप अपॉइंट कर देते हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर लेता है। तो हर मैनेजर को लीडर भी होना चाहिए। और लीडरशिप के बारे में लास्ट सेशन में हमने कहा था कि लीडरशिप इज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स इन अ पॉजिटिव वे।
इन्फ्लुएंसिंग तो ये भी है ना कि अगर बच्चा बाहर सिगरेट पी रहा है तो दूसरे को इन्फ्लुएंस करके तुम भी पियो, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस बट इन अ पॉजिटिव सेंस। और ऑर्गेनाइजेशन में जो बुनियादी मकसद होता है दैट इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तमाम जो कहानी हम करेंगे इस पूरे सेशन में वो ये होगी कि बुनियादी मकसद इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ योर टीम मेंबर्स and in the organization for the purpose of achievement of the goals। तो एक लीडर का रोल भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये अगला क्या लफ्ज लिखा हुआ है? अगला अगला ये वाला ये क्या होता है? लाइजन। लाइजन इज के ऑर्गेनाइजेशन का एक फेस होता है टुवर्ड्स एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स एज वेल एज द इंटरनल स्टेक होल्डर्स। मैनेजर का रोल एक ये भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन है उसको किन लोगों तक कैसे प्रोसेस करना है, ये भी मैनेजर का एक रोल होता है। दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल रोल के अंदर लाइजन। और फिर जो हेडिंग है दैट इज इंटरपर्सनल, जो मेन रोल है दैट इज इंटरपर्सनल, कि अपने लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। तो इंटरपर्सनल रोल परफॉर्म करते हुए तीन सब रोल्स हैं जो कि एक लीडर को, एक मैनेजर को, लीडर भी कह सकते हैं उसको, इसमें दोनों में डिफरेंस होता है, आगे जाके हम देखेंगे। तो जो मैनेजर होता है वो इंटरपर्सनल रोल परफॉर्म करते हुए ये तीन बुनियादी काम कर रहा है, फिगर हेड का, लीडर का और लाइजन परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद मेजबार का जो दूसरा रोल है दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशनल रोल। अब दिस इज वेरी क्रिटिकल। अभी शायद आप चूंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने जॉब शॉप नहीं की हुई तो ये चीज बहुत आपको बेजरर सी लगेगी कि इंफॉर्मेशन भी एक मैनेजर का जॉब का रोल होता है कि उसने इंफॉर्मेशन के साथ भी डील करना होता है, उसके साथ भी खेलना होता है। दिस इज वेरी क्रिटिकल कि जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाएंगे नौकरी कर रहे हो तो आपको पता लगेगा कि जो इंफॉर्मेशन है, मतलब शायद अब चूंकि नॉलेज इकोनॉमी की बात होती है तो जो सबसे क्रिटिकल फैक्टर है दैट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से ही नॉलेज बनता है। तो इंफॉर्मेशन का कौन सा पार्ट किस बंदे तक पहुंचना है, कब पहुंचना है, दिस इज वेरी क्रिटिकल। ये डिसाइड करना एक मैनेजर का काम होता है। तो इंफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द नॉलेज एंड द डाटा रिसाइड्स इन जो ऑर्गेनाइजेशन कि किस बंदे तक कितना इंफॉर्मेशन, कितना नॉलेज कब पहुंचना है, और कौन सा ऐसा पार्ट है इंफॉर्मेशन का जो कि रोकना है। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, इतना ही क्रिटिकल ये फैसला करना है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं बतानी। अभी शायद आप इस चीज की अहमियत को इस तरह नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो इस चीज का आपको सबसे पहले अंदाजा ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हुए सबसे क्रिटिकल पार्ट ये होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है और कौन सी इंफॉर्मेशन रोकनी है। पावर एंड पॉलिटिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन में चलती है उसमें सबसे जो बुनियादी चीज होती है, इसकी वजह से फ्रिक्शंस क्रिएट होते हैं, मसाइल पैदा होते हैं, वो इंफॉर्मेशन होती है। फिर मॉनिटर करना। अब जाहिर इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो आपको मॉनिटर करके उसको देखना है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि मेरे रोल के ऊपर इम्पैक्ट कर रही है या मेरे गोल्स को अचीव करने के जो वेज हैं, जो मीन्स हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट कर रही है। दूसरा डेसिमिनेटर। डेसिमिनेटर क्या होता है? फैलाने वाला। डेसिमिनेट करना, फैलाना, लोगों तक देना। जैसे मैंने पहले कहा कि डेसिमिनेशन में वो बहुत ही क्रिटिकल फैसला आपको करना होगा कि मैंने कौन कौन सा पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करना है और कौन सा पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रोकना है। स्पोक्स पर्सन। मैनेजर की जॉब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ के ऊपर एज ए स्पोक्स पर्सन भी एक्ट करता है। ये रोल जो है मिड्सबर्ग के, ये सारे रोल आप बैक वक्त परफॉर्म नहीं कर लेंगे, सारे परफॉर्म नहीं कर लेंगे। अगर कोई फाइनेंस का बंदा है तो स्पोक्स पर्सन का या लाइजन का शायद उसका काम नहीं होगा। ये एक ओवरऑल पिक्चर है कि सारे चारों मैनेजमेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ये 10 रोल हैं जो कि हर मैनेजर को कुछ ज्यादा या कुछ काम परफॉर्म करने होंगे। क्लियर है? yes, उसके बाद डिसीजनल, फैसला करना। अब डिसीजन मेकिंग के ऊपर एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अब ये ट्रेड ऑफ करना या इसके अंदर जो है ना इसका कंपैरिजन करना काफी मुश्किल है कि जो इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजर की जॉब के लिए या ये डिसीजन मेकिंग वाला, क्योंकि डिसीजन जैसे मैंने कहा कि जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो साइड बाय साइड, तो वो किस वजह से कि जैसे जैसे आप कैरियर की प्रोग्रेशन करते ऊपर जाते जाएंगे
तो जो डिसीजन मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो द पैसेज ऑफ टाइम आपके ऊपर बढ़ती जाएगी। तो एक बहुत ही अहम, इसको भी मैं बहुत अहम कह रहा हूँ, पहले को भी बहुत अहम कहा था, तो ये मतलब इस पे फैसला करना होगा कि जो मैनेजर की जॉब को परफॉर्म करने के लिए इन्फॉर्मेशन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है और डिसीजन मेकिंग का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें एज एन एंटरप्रेन्योर कौन होता है? पहला जो सब रोल है डिसीजन का वो है एंटरप्रेन्योर का। आप लोग बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं। पहली क्लास में मैंने पूछा था कि आप लोग क्या करना चाहते हो, सब ने कहा था मैं एक के अलावा सबने कहा था जॉब करना चाहते हो। आप लेट्स सपोज उसके बाद बीबीए के बाद एमबीए कर देते हैं, तो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि ये बंदा बिजनेस पढ़ के आया है। तो ये दोनों चीजें मैच नहीं करती। एक बंदा पढ़ के तो बिजनेस आया करना नौकरी चाहता है, ये क्या बात? उसको तो बिजनेस करना चाहिए, उसको बिजनेस करना चाहिए। तो जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं इन द मैनेजमेंट, उसमें ये कहा जाता है कि अगर एक मैनेजर है उसने बिजनेस की एजुकेशन हासिल की और बिजनेस नहीं कर रहा, तो वो बिजनेस के बिहाफ के ऊपर तो फैसले कर रहा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप बैठे होंगे तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के मुताबिक फैसले कर रहे होंगे। तो आपको एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है। ऑर्गेनाइजेशन का कोई बिजनेस होता है इसलिए एग्जिस्ट करती है ना। अगर नॉट फॉर प्रॉफिट होगी तो भी उसके कुछ पर्पसेस होंगे जिसको पूरा करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। तो हर मैनेजर को ये सेंस जरूर होनी चाहिए कि ये जो मैं डिसीजन करने लगा हूँ इसका ओवरऑल जो बिजनेस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ आइए? एंटरप्रेन्योरियल लेंस जो होना है ये बहुत जरूरी है हर मैनेजर के लिए, क्योंकि वो डील जिस चीज से कर रहा है वो एक बिजनेस है। अगर वो खुद जॉब कर रहा है, बिजनेस नहीं कर रहा, लेकिन जिसके बिहाफ के ऊपर वो डिसीजन कर रहा है वो तो एक बिजनेस है। उसके बाद डिस्टर्बेंस हैंडलर, जब भी दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे फॉर अ कॉमन पर्पस तो डिसएग्रीमेंट्स आएंगे। तो मैनेजर की जॉब होनी चाहिए कि वहां पे विन विन सिचुएशन क्रिएट करें। विन विन सिचुएशन क्या होती है? व्हाट इज विन विन सिचुएशन? अलग अलग जो उनसे मामला होते हैं उनमें से जो दोनों के लिए अलग अलग मामलात में से ऐसे कंक्लूजन पे आना जिसमें दोनों का फायदा हो, दिस इज कॉल्ड विन विन सिचुएशन। मल्टीपल सिचुएशन हो सकती है कि आप कहें कि हम दोनों ने जीतना है, मैंने जीतना है, आपको हराना है, मैंने भी हारना है, आपने भी हारना है, या मैंने हारना और आपको जिताना है। तो ये चार पॉसिबल सिचुएशन हो सकती हैं जब भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। आपने इस कंक्लूजन पे पहुंचना है कि विन विन सिचुएशन बने, वो भी जीते और आप भी जीते। तो डिस्टर्बेंस हैंडलर का भी एक बड़ा ही अहम रोल होगा जब आप मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे। रिसोर्स एलोकेटर, ऑब्वियसली जब भी ऑर्गेनाइजेशन में आप ग्रो करेंगे, ऊपर जाएंगे, तो आपके डिस्पोजल के ऊपर कुछ रिसोर्सेज होंगे। उन रिसोर्सेज को एलोकेट करना फॉर किस पर्पस के लिए? फॉर अचीविंग द गोल्स और टू परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ट्रस्टेड अपॉन यू एज अ मैनेजर। आपने जो आपके जिम्मे काम लगाया गया है उसको परफॉर्म करने के लिए आपको रिसोर्स एलोकेशन भी करनी होगी, ये भी आपका रोल होगा, और नेगोशिएटर का भी। फिर जैसे ही टीम बनेगी उसमें आपको निगोशिएट भी करना पड़ेगा कि किसका कितना रोल होगा और कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मिट्सबर्ग का जो ये फ्रेमवर्क है कि मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ये 10 रोल्स हैं जो कि हर मैनेजर को परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, क्लियर है? लास्ट सेशन में मैंने कोई काम जिम्मे लगाया थे आप? हाँ जी, लास्ट सेशन में क्या आपके जिम्मे काम था भाई? जी जोर से बोले, समझ नहीं आया। जोर से समझ नहीं क्या बात? फिर क्या बैठा दिया? नहीं है, उस दिन बता दिया था, मैं भूल गया बार। इन्होंने अपने अंदर मुस्लिम पैदा नहीं की, बढ़ने की सलाहियत नहीं पैदा की। अच्छा, चेंजिंग की तरह। ठीक है, और बस? और क्या कहा था? और भी काम था, बोलिए आप। जोर से बोले।
हाँ जोर से बोले। इसका क्या मतलब है? आपके मतलब का जवाब पेश करें। आप थे लास्ट क्लास में, आप इस स्टेटमेंट को करते हैं सपोर्ट, यस के अगेंस्ट है? जोर से बोला करें यार, शर्माते क्यों हैं? उतार दे, मास्क उतार दे जी। स्टेटमेंट क्या थी? जोर से, आपको समझ आई? जोर से बोले। इसको स्टेटमेंट आपको पता है क्या थी? हम नहीं थे लास्ट क्लास, आप थे? आप भी नहीं थे। सीआर आप बताओ क्या स्टेटमेंट थी? बैठ के। ये किसकी स्टेटमेंट है? मैकल। अच्छा ये आप सपोर्ट करते हैं इसको? आप जी? अच्छा, क्या आर्ग्यूमेंट आपके पास कि ये काम सही है? जोर से बोले जी। क्या नहीं करते सपोर्ट? सपोर्ट नहीं करते? सपोर्ट करते हो कि नहीं? हाँ भी क्या नहीं भी क्या? सब चीज सपोर्ट करते हो, आर्ग्यूमेंट नहीं है। अच्छा जी, हाँ ये आप बताएं। आप बता दें। आप नहीं करते, क्यों नहीं करते? सर क्योंकि मीन्स जो है वो सही होने चाहिए। अच्छा, मेन सही होनी चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब है कि एंड जैसी मर्जी हो वो मीन्स को जस्टिफाई कर देंगे, ये रिजल्ट आना चाहिए। मीन्स है जो मर्जी हो, तो उसमें ये है कि मीन्स जो है वो प्रॉपर सही होनी चाहिए। नहीं, इसमें इतराज क्या है? आप क्यों इस बात से इतराज कर रहे हैं कि एंड विल जस्टिफाई द मीन की स्टेटमेंट गलत है? जी नहीं, गलत की वजह बताए ना। अगर कोई कहता सही है तो वो सही की वजह बताए, अगर कोई कहता गलत है तो गलत की वजह बताए। सर जो मीन्स है उनके कोई प्रोडक्ट होता है सोसाइटी में, तो मीन्स सही होनी चाहिए। अच्छा, मतलब चोरी करके जो एंड बंदा अपने पूरे कर रहा है वो एक सही मीन नहीं है। चोरी करना गलत है? किसने कहा? किसने कहा कि चोरी करके अपने एंड्स को पूरा करना गलत है? अच्छे काम के लिए? अच्छे काम के लिए भाई ठीक है, अच्छे काम के लिए ठीक है भाई। ये रॉबर रोड आ गया, अमीरों से सीने का, गरीबों को बांटने का। इस्लामियात चोरी करता है एक दूसरे को। सर ये रॉबिन हुड है। पॉलिटिक्स नहीं करनी। मजा नहीं आया यार, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी आप लोगों ने, इसके ऊपर किया नहीं। चल तू बता। अच्छा ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है ये जो भी आपने किया ना, ये मतलब आपने तो शायद वैसे ही कर लिया। ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा टूल होता है ये जो भी आपने किया। इससे भी आपकी लर्निंग होगी। वो क्या है कि जैसे ही टीम के अंदर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है, अपने आप को अलग करके खड़ा कर लो, सर ये सारे ऐसे तुम इनका पार्ट नहीं हो, ये सारे सर ऐसे। तो ये पॉलिटिक्स का बड़ा टिपिकल टूल है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कोई इशू आता है तो उसमें से जो बंदा बचना चाहता है तो वो ये कहता है, तो इन सब ने ये किया है। आपने लास्ट में पहले बोला था आप क्या करते। अब यही बात है ना, देखिए ये हेल्दी डिस्कशन तभी हो पाती कि जब आप इसमें से जो अखलाकियात का पहलू वो माइनस करते हैं, फिर ये डिस्कशन हो पाता है। लेकिन वो एक बंदे ने अगर उसके कुछ आर्गुमेंट दिया भी है तो उसने ये कहा कि क्योंकि हमारी जो कल्चरल नॉर्म्स हैं उनके अंदर ये अच्छा नहीं समझा जाता। अगर आपको 50,000 रुपये चाहिए, जैसे मैंने लास्ट में एग्जाम्पल दी थी, और 50 चाहिए तो मैंने वो चोरी करके ले लिया तो मेरा एंड तो पूरा हो गया ना। अब क्योंकि एंड पूरा हो गया तो इस वजह से इसका जो मीन है वो जस्टिफाई हो गया। तो पर्पज यही था कि इसमें किसी चीज को भी क्रिटिकली जो एवेल्युएट किया जाता है वो उसके जो
अखलाकी पहलू अगर उसको साइड पर रख के करें तो उसमें बड़ी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस निकलता है। ये सब्जेक्टिव बात है, आपने जो बात की इसको सब्जेक्टिव कहा जाता है कि ये किसने डिसाइड किया कि चोरी करना गलत है। अगर एक बंदे को चाहिए कि उसका एंड पूरा हो तो चोरी करना गलत है, मतलब इट इज सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये लॉयर कहते हैं कि सब्जेक्ट टू कंडीशन होती है। अब जब एंड पूरा हो रहा है तो जस्टिफाई हो जाए। लेकिन खैर आप लोगों ने उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं किया, तो ये एक काम किया था। दूसरा था कि आपने कोडेक और नोकिया क्यों फेल हुए इसको देख के आना है, इसकी क्या वजह है। कोडैक किसी में बंदे सर ने ये मुझे मिला, लेकिन नोकिया कंपनी के ऊपर मैंने थोड़ी देर रिसर्च की। हाँ बोले क्या था। सर वो उसमें यह था कि जब वो उन्होंने मार्केट में न्यू आए थे तो उन्होंने उनकी प्रोडक्ट्स काफ़ी सेल हो रही थी, तो जो इसी वजह से उनको इस बात का गर्व था कि वो मतलब कि अब ये आने वाले 10 साल या 50 साल में यही चीज़ें उनकी चीज़ें मार्केट में सेल तो हो रही थी, लेकिन अब ये लोग डेवलप भी होते जा रहे थे कि हमें कोई नई चीज़ चाहिए। वो इस चीज़ को अपग्रेड ना करने की वजह से वो मार्केट में काफ़ी इसमें पास डिपेंडेबिलिटी का है, मैंने कहा था ये पास डिपेंडेबिलिटी की वजह से ये दोनों कंपनीज फेल हुई। तो पास डिपेंडेबिलिटी कहाँ है, ये जो आप सुना रहे का। लेकिन सर उनका गोल था कि ठीक है सिर्फ उन्होंने चीजें गोल की बात मार्केट नहीं, में बेचनी। मैं गोल की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि पास डिपेंडेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट इन मैनेजमेंट, जिसकी वजह से मैंने दो कंपनीज का नाम लिया था कि ये दोनों फेल क्यों हुई हैं, ये पास डिपेंडेबिलिटी की वजह से। तो आपने जो रीजंस ढूंढनी है इनके फेलियर की वो पास डिपेंडेबिलिटी पे ढूंढनी। अपग्रेड नहीं थे कर रहे, अपग्रेड नहीं कर रहे थे, लेकिन मतलब इसमें पास डिपेंडेबिलिटी का वो एक ही चीज पे रह के यार ये चीजें चलेगी। तो अगर वो पास डिपेंडेबिलिटी से हटते तो क्या करते। सर वो आज वो मार्केट में नहीं क्या करते तो हम कहते कि पास डिपेंडेबल नहीं है। तो सर वो खुद को चेंज करते, अगर उनका एक आइडिया काम नहीं कर रहा जी? तो वो मार्केट जो मार्केट में प्रोडक्ट है एकदम पहले में लेके आते अपने रात को उन्होंने डालते हैं मार्केट में। असल में चीज़ है इस तरह मैं आपको लाना चाह रहा हूँ ये कि एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट बैठना कि पास डिपेंडेबिलिटी का काम मैंने आपको इसलिए दिया था कि एक बहुत ही की लर्निंग है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कामयाब या नाकाम होने के लिए अगर आपने कैटेगोरिकल करना है कि किस वजह से होती है, तो दो स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करते हैं। एक कहता है कि कंपनी कामयाब होने या नाकाम होने की जो वजह है वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती है, इसको कहते हैं मार्केट ओरिएंटेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन के कामयाब होने की या नाकाम होने की वजह ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होती है, मार्केट के अंदर होती है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कामयाब या नाकाम होने की वजह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, इसको कहते हैं रिसोर्स बेस्ड व्यू। तो इधर मैं आपको लाना चाह रहा था कि नोकिया के पास अगर कामयाबी की जो चीजें थी, जो पास डिपेंडेबिलिटी की मैंने बात की थी, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करती थी, तो उनके अंदर तो कोई तब्दीली नहीं आई, वो क्यों फेल हुई। तो नोकिया के केस से साबित ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के कामयाब या नाकाम होने की वजह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होती, उसके रिसोर्सेज नहीं होते, उसकी मशीनरी नहीं होती, उसका फार्मूला नहीं होता, उसका जो रीजन है, जो क्रिटिकल फैक्टर है वो बाहर होता है। और मार्केट के अंदर नोकिया के केस में टेक्नोलॉजी बदल गई। नोकिया का की कंपैटिटिव एडवांटेज क्या था जिसकी वजह से वो कामयाब था कि हमारे जो फोन है वो बहुत ही पक्के हैं, मजबूत है, इसकी बैटरी बहुत चलती है, ये पानी में भी गिर जाए तो चल जाता है। तो ये 3-4 ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से नोकिया कामयाब था और कस्टमर इन चारों पांचों चीजों की कदर करता था। अब हुआ ये कि कस्टमर ने कहा कि मुझे तो टच स्क्रीन चाहिए। अब मार्केट के अंदर जो की कंपटीशन था या की कंपैटिटिव एडवांटेज था वो बदल गया। नोकिया ने ये चीज नहीं समझी और उसी पाथ डिपेंडेबिलिटी के ऊपर चलते रहे, क्योंकि हम पहले पक्के फोन बना के, अच्छी बैटरी वाले फोन बना के, पानी में गिर के चलने वाले फोन बना के कामयाब होते रहे, तो यही रास्ता है कामयाबी का। दिस इज कॉल्ड पाथ डिपेंडेबिलिटी। आप उस रास्ते के गुलाम हो गए जिसके ऊपर चल के आपने कामयाबी हासिल की। हुआ क्या कि मार्केट के अंदर जो टेक्नोलॉजी थी वो बदल गई। इसी से मैंने कहा था कि जो डिसरप्शन है टेक्नोलॉजी की वो इतनी बढ़ गई है कि एवरेज फॉर्च्यून 500 की कंपनीज का जो साइज का ड्यूरेशन है वो 3 साल हो गया कि 3 साल बाद कंपनी फॉर्च्यून 500 से फारिग हो जाती है, क्योंकि बाहर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो रही है
और मैंने एग्जांपल दी थी, एक फ्यूचरिस्ट है, उन्होंने कहा था कि 2000 साल के अंदर होने वाली डेवलपमेंट इज इक्वल टू द 20 ईयर्स, 2001 से लेकर 2020 तक। जितनी 2000 साल में डेवलपमेंट की है इंसान ने, तो पिछले 20 सालों में की है, और 2020 सालों में जितनी की है अगले 4 सालों में कर लेगा। तो जो डिसरप्शन है, जो चेंजेस हैं इन्वायरमेंट के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, वो इतनी ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं ये समझाने की कोशिश की थी इस एग्जाम्पल से। पाथ डिपेंडेबिलिटी समटाइम आपको नाकाम भी करा देती है। हालांकि सुनने में तो ये लगता है कि अगर आपने एक ऐसा पाथ ढूंढ लिया है जो आपके प्लानिंग से लेके मकसद हासिल करने तक आपको शॉर्टेस्ट रूट बताता है, तो ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होनी चाहिए कि मुझे पता चल गया है कि अगर मैंने फलां मकसद हासिल करना तो उसका रास्ता क्या है। सुनने में तो ये बड़ी कामयाबी की चीज़ लगती है, बड़ी अपीलिंग चीज़ लगती है, लेकिन समटाइम यही चीज़ आपकी नाकामी का बायस भी बन सकती है। तो पाथ डिपेंडेबल कभी नहीं होना। जब भी आप एज ए मैनेजर परफॉर्म कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, तो अगर आपके हाथ कोई फार्मूला लग गया है, ये काम करने का ये तरीका है, तो उसको पकड़ के, उसको सहीफा समझ के, उसको हदीस समझ के बैठ नहीं जाना कि ये मुझे पता चल गया तो मैंने इसी पे चलना। सम टाइम वो आपको नाकामी की तरफ भी ले। तो पाथ डिपेंडेबिलिटी की एग्जांपल समझा के नोकिया और कोडैक का केस समझाने का मकसद ये था कि आपको ये बताया जाए कि पाथ डिपेंडेबल नहीं हो जाना। कोडैक का केस क्या था, समरी में बता देता हूँ, काफी लंबी कहानी है। कोडैक तकरीबन 150 साल पुरानी कंपनी है। वो बनाते थे कैमरा, कैमरे के अंदर डलने वाली रील और उस रील में इस्तेमाल होने वाला कागज। तकरीबन 80 साल पूरी मार्केट, दुनिया की मार्केट का 80% उनके पास था। 1980 की दहाई में उनके एक इंजीनियर ने ये जो डिजिटल कैमरा ये बना, अपनी मैनेजमेंट को दिखाया कि ये मैंने डिजिटल कैमरा बनाया है, इसमें ना रील डलेगी ना कागज की जरूरत होगी। तो उन्होंने कहा कि ये जो पिक्चर होती है इसकी तो फीलिंग ही तब आती है जब आपने एल्बम में लगाई होती है, कागज पड़ा होता है, आप 6 महीने साल बाद वो एल्बम निकालते हैं, देखते हैं, तो पिक्चर की तो एसेंस ही यही है। तो ये कैसी पिक्चर होगी, तुम बनाओगे उसी कैमरे के अंदर रहेगी, और जब भी देखोगे कैमरा उठाओगे या उसको ट्रांसफर करोगे अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में या लैपटॉप में। तो उन्होंने अपनी बनाई हुई इन्वेंशन ऑफ डिजिटल कैमरा रिजेक्ट कर दी, अपने इंजीनियर की बनाई। कोडेक ने कहा नहीं, लॉन्च नहीं कर सकते, और उसके कुछ अरसे बाद कंपटीशन ने लॉन्च कर दी। और पाथ डिपेंडेबिलिटी की वजह से कि हमने चूंकि फैक्ट्रियां इतनी बड़ी बड़ी बना रखी हैं जिनके अंदर रील बनती है, जिनके अंदर वो कागज बनता है, जिनके अंदर वो कैमरा बनता है, तो हमने इसी पाथ के ऊपर रहना है क्योंकि फैक्ट्रियां बना दी। तो हमारे जो पाथ है उसने हमें फोर्स कर दिया कि हमने डिजिटल कैमरा लॉन्च नहीं करना। तो पाथ डिपेंडेबिलिटी कैन लीड टू सक्सेस एज वेल एज टू द फेलियर। तो कोडेक के केस में और नोकिया के केस में दोनों कंपनी से बहुत बड़ी जाइंट्स, एक की 150 साल पुरानी कहानी है, एक की करीब 50-60 साल पुरानी कहानी है, और मार्केट लीडर, ग्लोबल मार्केट लीडर। ये नहीं किसी एक बोर्ड के अंदर वो लीडर है, पूरी दुनिया की ग्लोबल मार्केट का 80% कोडेक के पास था। और 2013 में बैंकक्रप्ट होगी, कंपनी बंद होगी, 12 या 13 में। तो पाथ डिपेंडेबिलिटी के कॉन्सेप्ट समझाने की और जो एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको दी थी, इसका मकसद ये था कि आप बीइंग अ मैनेजर, एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है, इस मिथ को दूर करने की जरूरत है। ये मिथ बन जाती है कि मैनेजर ये समझता है कि मेरा ये पर्पस था, इस तक पहुंचने का रास्ता मुझे पता चल गया, मैं तो फेल हो ही सकता। तो भाई ये कभी कभी फेलियर की तरफ ले जाती है। तो पाथ डिपेंडेबल कभी नहीं होना, ना अपनी पर्सनल लाइफ में ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों जगह अप्लाई, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। तो ये पर्पस था उस छोटी सी असाइनमेंट का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने नोकिया में भी एक दो ऐसे ही पॉइंट थे। नोकिया का भी, नोकिया की टेक्नोलॉजी, मतलब दो केसेस में चेंज टेक्नोलॉजी हुई, दोनों केसेस। नोकिया केस में तो नोकिया ने नहीं बनाया ना स्मार्टफोन, उधर तो कोडेक के केस में बनाया भी खुद है, स्मार्टफोन खुद बना के लॉन्च नहीं किया, रख लिया मैंने लॉन्च किया। लेकिन सर आज भी मार्केट में नोकिया फिर भी आगे आ रहा है। वो ये बोला, नोकिया की कंपनी वो नहीं है, नोकिया की कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज ने वो शेयर खरीद लिए थे, वो चला रहे हैं। वो नोकिया नहीं जो हंगरी की थी, ये नोकिया के एम्प्लॉइज को इसके शेयर ट्रांसफर हो गए, अब वो आ रहे हैं। मतलब उस तरह तो नहीं था ना, क्या वो ट्रेन निकल गई है, जो कैपिटलाइजेशन का टाइम था वो सैमसंग ले गया, एप्पल ले गया, दूसरे देश ले गए, चाइना आगे घुस के आ गया, ओप्पो वीवो आगे, सारे आगे निकल गए बाद वाले। तो होना तो ये चाहिए। इसमें अब एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये होता है कि जिस इंडस्ट्री के अंदर आप होते हो उसके अंदर
आपके पास एक एडवांटेज होता है बाकी कंपनियों से, क्योंकि आप पहले ही हो उसके अंदर। तो नोकिया तो पहले ही था इसके अंदर, कोडैक तो पहले ही था इसके अंदर। ये कैसे हुआ कि वो कंपनी जो उनके इंडस्ट्री के अंदर बाद में आई उनसे आगे निकल गई। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज किधर गया? इसमें तो ये लग रहा है कि फर्स्ट मूवर का डिसएडवांटेज हो गया, मतलब फर्स्ट मूवर तो थे ही नहीं, वो उस कंपनी के लीडर होने का डिसएडवांटेज हो गया। तो ये एक पर्पस था इस पूरी एक्सरसाइज का कि पास डिपेंडेबिलिटी ठीक है आप आइडेंटिफाई करें। जब भी आप किसी में को काम लगाया जाता है, पहली जॉब मैनेजर की यही होती है कि वो देखे कि इस पर्पस तक जाने का रास्ता क्या है, लेकिन उसके ऊपर रिजिड नहीं होना ना, उसको पकड़ नहीं लेना कि मैंने यही जाना, ठीक है। मतलब कि कभी-कभी शॉर्टकट आपको गलत नहीं होता। शॉर्टकट ना मतलब कभी कभी एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी में यही कहा था ना कि मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट इज एफिशिएंसी। तो कभी कभी आप एफिशिएंसी के चक्कर में पास डिपेंडेबल हो जाते हो और पास डिपेंडेबिलिटी की वजह से आप फेल भी हो सकते हो, ठीक है जी। अब तक हमने मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के रोल्स तक पढ़ लिया है। तो अब तक पहले दोनों सेशन और आज के सेशन का किसी को कुछ सवाल है तो कुछ क्लियर है? ये उसी की ही जो अभी हमने पढ़ा है उसी को विजुअल फॉर्म में उन्होंने बताया है कि जो इंटरपर्सनल रोल है उसमें फिगर हेड है, लीडर है, लाइजन परफॉर्म करता है। डिसीजनर रोल में एज एन एंटरप्रेन्योर वो रोल परफॉर्म कर रहा होता है। डिस्टर्बेंस हैंडलर का रोल होता है, रिसोर्स एलोकेटर का रोल उसके पास होता है, निगोशिएटर का रोल उसके पास होता है, और इंफॉर्मेशनल रोल में वो स्पोक्स पर्सन होता है, डेसिमिनेटर होता है और मॉनिटर होता है। अब तक जो हमने पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, मैनेजर कौन होता है, मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं और मैनेजमेंट के रोल्स क्या क्या होते हैं। अब इसका जो बाय डिज़ाइन नतीजा निकलता है वो क्या निकलता है, आपको अब क्या चीज़ है जो इस पूरी तस्वीर में मिसिंग लग रही है। मैनेजर का पता लग गया, ऑर्गेनाइजेशन का पता लग गया, मैनेजमेंट का पता लग गया, मैनेजमेंट के फंक्शंस का पता लग गया, मैनेजमेंट के रोल्स का पता लग गया। तो क्या चीज़ है जो मिसिंग है इस पूरी तस्वीर में? कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि मिसिंग है? एग्जैक्टली मुझे बता तो दिया कि ये तुम्हारा फंक्शन है, ये तुम्हारा रोल है, मैंने करना कैसे है, स्किल्स कौन कौन सी चाहिए। वेरी गुड। तो अगली जो है हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रॉबर्ट कार्ड्स। एक रॉबर्ट कार्ड्स, जैसे मैंने कहा था कि कुछ नाम में लेता जाऊंगा, उसको आपने लिखते जाना है। रॉबर्ट ROBERT KATZ कार्ड्स। नजर नहीं आ रहा। रॉबर्ट, ये उस स्लाइड से देख लीजिएगा, चले स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी ना आज के सेशन की। रॉबर्ट कार्ड्स, इनका जो स्टांस है ऑन मैनेजमेंट फंक्शंस एंड मैनेजमेंट रोल्स, उन्होंने कहा कि इन फंक्शंस को और इन रोल्स को परफॉर्म करने के लिए किसी भी मैनेजर के पास 3 बुनियादी जो स्किल्स हैं वो होनी चाहिए। 3 बुनियादी स्किल्स हैं। अब आप मैनेजर हैं, फ्यूचर के पोटेंशियल मैनेजर हैं, तो आपने ये देखना है कि ये तीनों स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। फर्स्ट इज टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल का मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं, विंडो करनी आती है कि नहीं, बाइक खराब होगी तो सही करनी आती है कि नहीं। टेक्निकल स्किल्स मीन कि जो भी मैनेजर की जॉब है उसको परफॉर्म करने के लिए क्या वो प्रोफिशिएंसी और नॉलेज रखता है या नहीं। मिसाल के तौर पे अगर कुछ सेल्स में सेल्स पर्सन, तो सेल करना उसके लिए टेक्निकल जॉब। एक अगर ड्राइवर है तो गाड़ी चलाना उसके लिए टेक्निकल स्किल। एक अगर डॉक्टर है तो उसको इंजेक्शन लगाना उसके लिए टेक्निकल स्किल। तो टेक्निकल स्किल्स में कि जो आपकी जॉब है उसको परफॉर्म करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या प्रोफिशिएंसी चाहिए और क्या नॉलेज चाहिए, दिस इज कॉल्ड टेक्निकल स्किल्स। प्रोफिशिएंसी क्या होती है? प्रोफिशिएंसी क्या होती है बताएं भाई। हमने आपसे पूछा, आप हमसे पूछ क्या होगा? हाँ मैं बस क्या होता है, किसी को पता? मैं आपको बताता हूँ, किसी और को पता? प्रोफिशिएंसी एफिशिएंसी का नहीं यार, प्रोफिशिएंसी इज टू बी प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट होना ये होता है कि आपको जो काम कहा जाए आप उसको कर लें। इसको स्किल समझ सकते हैं। प्रोफिशिएंट इज स्किल, स्किल्ड होना। अब उर्दू के लिए इसका क्या लफ्ज हो सकता है प्रोफिशिएंसी के लिए? महारत। किसी काम में महारत। किसी काम की महारत इज प्रोफिशिएंसी। तो नॉलेज
इल्म और महारत उस काम के लिए जो आपकी प्राइमरी जॉब है। कॉल सेंटर में जो बंदा या बंदी बैठी हुई है उसके लिए प्रोफिशिएंसी ये है कि वो कस्टमर के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो टेक्निकल से आपने इसको टेक्नोलॉजी की तरफ कंफ्यूज नहीं करना। तो मैनेजर की जो पहली स्किल जो मैनेजर के पास होनी चाहिए कि आपकी जो जॉब है उसको परफॉर्म करने के लिए आपके पास प्रोफिशिएंसी, महारत और इल्म होना चाहिए। ये टेक्निकल स्किल है। दूसरी ह्यूमन स्किल्स। मैनेजिंग इज मैनेजिंग मैन। तो ह्यूमंस के साथ आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो बंदों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, दिस इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज़ों के साथ आप गो अलॉन्ग कर सकते हो, चल सकते हो, लेकिन अगर मसाइल ह्यूमन के साथ शुरू हो गए तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेन नहीं कर पाओगे, नहीं चल पाओगे। तो दूसरी है ह्यूमन स्किल, द एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर पीपल। दूसरे लोगों के साथ आप कैसे जेलिंग करते हो। सोशलाइजिंग जो होती है ना, ये मैनेजर की बहुत एक अहम स्किल होती है कि कितनी जल्दी वो सोशलाइज करता है। जिस ग्रुप के साथ उसने मिलकर काम करना है उसके साथ अपने दरमियान जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो बैरियर्स ही है ना। अब मतलब अगर ये एक इस क्लास में भी देखें तो एक सेगमेंट ये बैठा है, एक सेगमेंट ये बैठा है। इस सेगमेंट के अंदर भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, कुछ बैरियर्स हैं, कुछ कम्युनिकेशन के गैप्स हैं। इस सेगमेंट के अंदर भी कुछ ऐसे बैरियर्स हैं, तो इनको खत्म करना। अगर खत्म नहीं किया जा सकता, खत्म तो खैर नहीं किया जा सकता, इनको अवॉइड कैसे करना। तो ह्यूमन स्किल बहुत जरूरी है। मैनेजर इज मैनेजिंग मैन, तो मैन आर ह्यूमन, बंदों को जो डील करने की स्किल है ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद कंसेप्चुअल स्किल। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा कभी? नाउन की वो है भाई ये पंक्चुएशन की क्लास नहीं है, फंक्शनल इंग्लिश नहीं पढ़ रहे आप। सुना है ना। हाँ चले, आपने जो सुना है वो नहीं। और एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? The ability to think and conceptualize about abstract and complex situations concerning the organization. कॉन्सेप्ट कंसीव करना किसी तरह, मतलब आप इस इदारे में बैठे हैं, 5-7 साल पहले ये एग्जिस्ट नहीं कर गया हुआ, तो कुछ लोगों ने बैठ के कंसेप्चुलाइज किया, इसको सोचा, खाका बनाया। एब्स्ट्रैक्ट इज खाका, किसी चीज का ख्याली पुलाव बना। तो एक मैनेजर की जो जॉब होती है उसके अंदर इसका भी बहुत एलिमेंट होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जो कि अभी आपको पता नहीं होते कि ये कैसे चीज है। एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, खाका होता है, ख्याली पुलाव होता है, उसके बारे में कंसेप्चुलाइज करना। और चूंकि अभी वो एग्जिस्ट नहीं करते होते तो वो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में कंसेप्चुलाइज करना, उनके बारे में सोचना, विजुलाइज करना, इसकी स्किल भी एक मैनेजर के लिए बहुत जरूरी होती है। तो ये 3 बुनियादी स्किल्स हैं जो कि हर मैनेजर के पास होनी चाहिए टू परफॉर्म द मैनेजमेंट रोल्स जो हमने पीछे पढ़े थे। और रोल्स कहाँ से आते हैं? फ्रॉम मैनेजमेंट फंक्शंस। और मैनेजमेंट फंक्शंस कहाँ से आते हैं? मैनेजमेंट से। और मैनेजमेंट कहाँ होती है? इन ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजर। तो ये अब तक की जो हमारी सारी कहानी थी उसकी ये समरी है। अच्छा, इसमें जो बहुत अहम चीज़ है जो आपके लिए एज ए टेक अवे जा सकती है इन स्किल्स से, वो ये है कि आपने जब आप स्टार्ट करेंगे अपना कैरियर, अनलेस कि आपके अब्बा जी की कंपनी हो, तो आप इस तरह करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। आप लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से शुरू करेंगे। जब आप लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से शुरू करेंगे तो आपको कंसेप्चुअल स्किल तो थोड़ी सी चाहिए। जाहिर है कॉम्प्लेक्स मसाइल के लिए सोचना आपका काम नहीं होगा, टॉप मैनेजमेंट का काम होगा। ह्यूमन स्किल्स का एक पोर्शन चाहिए होगा, टेक्निकल स्किल सबसे ज्यादा चाहिए होगी। जब भी आप अपना कैरियर शुरू करेंगे तो आपके सीवी में जो चीज सबसे ज्यादा होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है उसको करने के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और आपके पास वो होनी चाहिए। और वो तकरीबन 50% ऑफ योर सीवी शुड बी अबाउट योर टेक्निकल स्किल्स। पहली जॉब की बात है,
एक्सपीरियंस तो होगा ही नहीं ना, एक्सपीरियंस कहाँ से होगा, पहली जॉब एक्सपीरियंस कहाँ से होगा। स्किल्स आपने क्या सीखा, आप कहें कि मैं निगोशिएशन स्किल सीख के आया हूँ गवर्नमेंट से, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीख के आया हूँ, मैं टाइम मैनेजमेंट स्किल सीख के आया हूँ, मैं डिस्टर्बेंस हैंडलिंग सीख के आया हूँ। अगर ये लिंक करती हैं विद द पोटेंशियल जॉब जिसके लिए आपने अप्लाई किया, पहली जॉब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोअर मैनेजर के लेवल पे जा रहे हैं, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, तो आपके लिए कंसेप्चुअल स्किल इतना होना जरूरी नहीं, ना आपसे पूछा जाएगा और ना आपको इस तरह के मुश्किल मसाइल दे के उनका सोल्यूशन मांगा जाए। आपसे पूछा जाएगा सेल्स के लिए आए तो सेल्स कैसे करें, ये पेन बेचे नहीं है तो आपको पता होना चाहिए पेन कैसे बेचे। ये पेन उसी को जाएगा जिसको इसकी डिमांड हो। This is one approach. This is one approach. Other approach could be, this is very good comment considering कि ये एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है, ये पूरी सोच का एक जाविया है कि इन्होंने कहा कि जिस चीज की डिमांड होगी वो चीज बेचो। इसको इस तरह भी देखें, मार्केट को बताएं इस चीज की डिमांड है, एडवर्टाइजमेंट करें, फेयर एंड लवली बताए कि काला होना जो है ना ये है, और सेफ गार्ड वाले बताएं कि हाथ में दोगे तो बीमार हो जाओगे, हलीम और नेस्ले वाले बताएं कि खुला दूध इस्तेमाल करोगे तो बीमार हो जाओगे। क्या कर रहे हैं आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, डिमांड जनरेट कर रहे हैं। हजारों सालों से हमारे वालिदैन यही रहते हैं, खुला दूध इस्तेमाल करते हैं। 50 साल पहले 30 साल पहले मैं नेस्ले कहता ये तो गलत कर रहे हैं आप, नेस्ले में कहता ये खुला पानी पी रहे हो तो खराब है, ये मेरा पियो। तो सम टाइम बीइंग अ मैनेजर आपको डिमांड बनानी पड़ती है, डिमांड जनरेट करनी पड़ती है। इसको कहते हैं, ये नहीं है कि हम डिमांड बना रहे हैं, कहते हैं कि हम आप अवेयरनेस दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, हम आपके बगैर रह सकते हैं, आप हमारे बगैर रह सकते हाँ, आपको आप लोग बता रहे हैं कि ये इस चीज की आपको जरूरत है, हम आपको बता रहे हैं कि आपको इस चीज की जरूरत है। तो डिमांड एक होती है एग्जिस्ट करना, एग्जिस्ट है उसको पूरा करना, इसके लिए तो सारे लगे हैं, पूरी मार्केट को पता डिमांड एग्जिस्ट करती है, तो सारी मार्केट उससे पीछे होगी। आपके लिए क्या होगा कि अगर आप कोई ऐसी चीज आइडेंटिफाई कर पाएंगे मैनेजर कि वो मार्केट को बताएं आपके नहीं आपको इस चीज की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद जब आप मिडिल मैनेजमेंट में जाएंगे तो कंसेप्चुअल स्किल बढ़ जाएगी, ह्यूमन स्किल उतनी रहेगी, टेक्निकल स्किल कम चाहिए। जब आप फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट से ऊपर चले जाएंगे, मिडिल मैनेजमेंट में चले जाएंगे, तो अब आपको टेक्निकल स्किल कम चाहिए जरूर। आप मार्केटिंग मैनेजर हैं, आपका सेलमैन खड़ा हुआ है, मैं जी मुस्लिम टाउन बोर्ड पे खड़ा हूँ, ऑफिस हमारा गार्डन टाउन में, यहाँ से 2 घंटे लगेंगे, तो मार्केटिंग मैनेजर को पता होना चाहिए ना मुस्लिम टाउन बोर्ड से गार्डन टाउन का कितना सफर है, तो टेक्निकल स्किल चाहिए उसको, लेकिन उतनी नहीं चाहिए। मार्केटिंग का ही बंदा है, वो कहता है जी मैं गार्डन टाउन आया हूँ, यहाँ पे तो जो चीज हम बेचते हैं, हम योगर्ट बेचते हैं, नेस्ले का योगर्ट हम बेचते हैं, तो यहाँ तो मार्केट है ही नहीं, यहाँ तो कोई शॉप ही नहीं है, कोई डिपार्टमेंट स्टोर ही नहीं है, तो मार्केटिंग मैनेजर को पता होना चाहिए यार बर्गर मार्केट जाओ, फलानी मार्केट जाओ, वहाँ पे है। तो टेक्निकल स्किल चाहिए होती है टू गेट द जॉब डन फ्रॉम योर फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, लेकिन उतनी नहीं चाहिए होती। यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल स्किल ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि इस लेवल पे आप मैंने पहले सेशन में कहा था कि फंक्शनल हेड बन जाते हैं। फंक्शनल हेड मार्केटिंग का हेड बन गया, सेल्स का बन गया, प्रोडक्शन का बन गया, एचआर का बन गया, फाइनेंस का बन गया। तो अब आपको कंसीव करनी होगी ज्यादा चीजें, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के खाके बनाने हैं। तो इस लेवल पे आके कंसेप्चुअल स्किल बढ़ जाती है, टेक्निकल स्किल कम हो जाती है, ह्यूमन स्किल होती है। और आखिर के सबसे ऊपर जब जाते हैं टॉप मैनेजमेंट में, तो कंसेप्चुअल स्किल सबसे ज्यादा चाहिए होती है, ह्यूमन स्किल इतनी चाहिए, तो टेक्निकल स्किल बिल्कुल कम चाहिए होती है, चाहिए वहां पे भी होती है। जाहिर है अगर आपने किसी बिजनेस का, ये पेन बनाने की फैक्ट्री है, तो आपको अगर पता ही नहीं है कि इसकी डिमांड कितनी, कैसे बनता है, इसकी कॉस्ट कितनी है, मार्केट के अंदर इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस कितनी हम दे सकते हैं, मार्केटिंग कितनी करनी पड़ेगी, सेल्स के ऊपर कितना खर्चा करना पड़ेगा, तो आप डिसीजन ही नहीं कर सकते। तो टेक्निकल स्किल थोड़ी चाहिए होती है, लेकिन चाहिए होती है। तो आपके लिए इस वक्त जो आपके लिए करने का काम होगा, जो आपकी लर्निंग यहाँ से आ सकती है, वो ये कि आपको एक तो इन तीनों स्किल्स का पता होना चाहिए, और कंसीडरिंग कि आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, उसके लिए रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल्स आपकी सीवी का पार्ट होना चाहिए। अब सवाल ये है कि इस तस्वीर को देखते हुए कोई ऐसी चीज है जो कि स्ट्राइक कर रही है आपको। एक तो ये मैंने आपको बता दी कि आप चूंकि अर्ली करियर में है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा टेक्निकल चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसी खास चीज जो आप नोटिस कर रहे हैं जी? ह्यूमन क्या? ह्यूमन एफर्ट और नहीं, इस तस्वीर में
कोई ऐसी चीज जो स्ट्राइक कर, ह्यूमन स्किल चाहिए तीनों लेवल पे, ये ठीक है। एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा होता है। नहीं कोई ऐसे रैंडमली वर्ड्स बोल रहे हो, मतलब बताओ ना। आपने कहा ह्यूमन, ह्यूमन क्या मतलब, आगे मैनेजर, आगे क्या? मैं ये कह रहा हूँ, सवाल समझ, सवाल ये है कि इस तस्वीर को देख के कोई चीज स्ट्राइक कर रही, या कोई लग रहा है कि अच्छा इसमें एक पॉइंट ये मैंने नोटिस कर लिया, अभी तक मैंने वो नहीं कहा। जबरदस्त, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैनेजमेंट इज मैनेजिंग मैन। तो आप जिस कैरियर के लेवल पे मर्जी होंगे, ह्यूमन स्किल इक्वली इंपॉर्टेंट होगी। आप बाइक पे जाके सेल कर रहे हो, सीईओ की कंपनी में बैठे हो, फाइलें साइन कर रहे हो, इक्वली इंपॉर्टेंट स्किल इज ह्यूमन स्किल। बंदों के साथ काम कैसे करना है, ये आपके कैरियर में हमेशा आपके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अगर आप मैनेजमेंट में इस फील्ड के अंदर सर्वाइव करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो देखो कि ह्यूमंस के साथ आपको इंटरेक्ट करते हुए मसाइल तो नहीं आते। अगर मसाइल आते हैं तो इसी डिग्री के दौरान उनको सॉल्व कर दो। ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इस दो ग्रुप्स के दरमियान, ये आते हैं। इस ग्रुप के अंदर बैठे हुए कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज, कुछ कम्युनिकेशन के कुछ बैरियर, कुछ मसाइल आते हैं, इनको यही सॉल्व कर दिया। समझ आई है बात? यस सर। अगर आते हैं तो उनको यही सॉल्व करके जाना, बजाय इसके कि 3 years डाउन द रोड, 4 years डाउन द रोड कैरियर में जाके एक मौके पे आपको लगे कि यार मुझे तो बंदों के साथ काम नहीं करना आता, मैं तो इंडिविजुअल बंदा हूँ, मैं तो अकेला बहुत अच्छा काम करता हूँ, जब भी टीम में आता हूँ फंस जाता हूँ। तो अभी वक्त है फिर सोच इधर रहना है कि टीम में। तो जो कंसेप्चुअल स्किल्स हैं, जो टेक्निकल स्किल्स हैं, इनके ऊपर ट्रेड ऑफ हो सकता है। ह्यूमन स्किल्स के ऊपर मैनेजर की जॉब के लिए ट्रेड ऑफ नहीं हो सकता। इक्वली इंपॉर्टेंट, और जो लेवल्स ऑफ कैरियर्स हैं वहां पे इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आपने ह्यूमन स्किल्स को कितना अच्छा परफॉर्म किया। जैसे लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि शायद कुछ लोग डिस्करेज भी हो गए, डीमोटिवेट भी हो गए, कि नॉर्मली ये देखा गया है कि बैक बेंचर्स कॉर्पोरेट लाइफ में जाके प्रैक्टिकल लाइफ में ये आगे वाली जो लोग बैठे होते हैं जिनका सीजीपी बहुत अच्छा होता है, इनसे बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि बैक बेंचर्स आर स्ट्रीट स्मार्ट। वो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, उन्हें पता था कि बाहर जो दुनिया के साथ डील करना है, गोली कैसे दी। तो वो जो स्ट्रीट स्मार्ट वाला होता है ना, दैट मतलब गोली दे के अगर आप फॉर द टाइम बीइंग अपना काम निकलवा लेते हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर गुड इन ह्यूमन स्किल, आप लोगों के साथ अच्छा डील कर देते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जब अगले को पता लगता है कि इसने गोली दी है, तो उसका जो फायर बैक होता है वो बाद में देखा जाए। लेकिन ह्यूमन स्किल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। दुनिया में वही बंदा कामयाब है जो फिल्म सर ये वही बात आ रही है, एंड विल जस्टिफाई द एंड विल जस्टिफाई देम। देखा ना, एवरीथिंग इज फेयर इन सुनो। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी का कोई सवाल है? अच्छा जी, एक ब्लूमबर्ग, इट लव्स लिखें ब्लूमबर्ग, ब्लूमबर्ग, ब्लूमबर्ग। आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं तो आपको बिजनेस की न्यूज़, इकोनॉमी की न्यूज़ के मुतल्लिक भी पता होना चाहिए, बिजनेस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो ब्लूमबर्ग एक ग्लोबल न्यूज़ एजेंसी समझ लें उसको। जी जी जी। तो इनका एक बिजनेस वीक का एक समझ लें कि रिसाला आता है, उसको सब्सक्राइब करना है आपने, और उसको इस नज़र से देखना है कि समझने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहें कि मुझे इसकी समझ ही नहीं आई, मैं क्या करूं इसका। उसको पढ़ना शुरू कर दें, आदत बना लें, बस देख लिया उसको। उन्होंने ये इंपॉर्टेंट मैनेजेरियल स्किल्स हैं, ये ब्लूमबर्ग ने आइडेंटिफाई की थी कि जो कॉर्पोरेट लाइफ में लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए ये वाली जो स्किल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लूमबर्ग का जो न्यूज़ वीक है उसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिजनेस, इकोनॉमी और न्यूज़ टेक्नोलॉजी के मतलब आपको काफ़ी कुछ मिलता रहेगा। तो उन्होंने कहा था कि जो इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं उसमें पहले कि मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल क्या होता है?
मालिक मालिक का सरमाया मालिक का सरमाया। नहीं, जिस चीज का मालिक इंसान किसी चीज का मालिक। आप लोग ह्यूमंस हैं और आपके यहाँ पे जो कुछ है दैट इज योर कैपिटल, ठीक है। तो इसको मैनेज करना आपके जो ब्रेन के अंदर है। एक अमेरिका के हैं डॉक्टर पीटर संजय, इंडियंस हैं, उन्होंने कहा था कि जो मैनेजर होता है उसके लिए 3 एच के साथ काम करना बहुत जरूरी होता है। हैंड के साथ, हार्ट के साथ और हेड के साथ। तो ये 3 एच जो है ना, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। इन तीनों को मैनेज करना है। टेक्निकल स्किल इज विद हैंड, फिर हार्ट और फिर हेड। इंस्पायरिंग कमिटमेंट। अब जैसे हमने कहा था कि लीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो आपने इंस्पायर करना है लोगों को। लोग क्यों काम करेंगे आपकी टीम के अंदर? यू हैव टू इंस्पायर द कमिटमेंट। और ये तब आएगी जब कॉमन सेंस ऑफ पर्पस होगा। हम तमाम लोगों का जो पर्पस है दैट इज सेम। मैनेजिंग चेंज, ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज चेंज। हर वक्त हर तब्दीली आ रही होती है, चेंज हो रहा है। तो कांस्टेंट चेंज, और चेंज के साथ डायलेमा ये होता है, मसला ये होता है। डायलेमा क्या होता है? अलमिया, अलमिया सही होता है। तो डायलेमा ये होता है चेंज के साथ कि एक तो ये मुसलसल आ रहा होता है और लोग इसके खिलाफ रेजिस्ट भी कर देते हैं। तो ये भी मैनेजर की स्किल है, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है कि जो चेंज है इसको कैसे मैनेज करना है। फिर स्ट्रक्चरिंग वर्क एंड गेटिंग थिंग्स डन। अगली जो असाइनमेंट है ना आपकी, एक लाइन लिखें और जिस तरह आज तैयार हो गया है ना, बिल्कुल इसी तरह तैयार हो गया। स्ट्रक्चर शुड फॉलो द स्ट्रैटेजी। स्ट्रक्चर शुड फॉलो द स्ट्रैटेजी। स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी लिख लो, गूगल कर लेना बाद। और दूसरी लाइन लिखिए इसके नीचे, स्ट्रैटेजी शुड फॉलो द स्ट्रक्चर। एंड वाइस वर्सा। ऐसे कर लें जैसे ऐसा हाल लगता है, बस याद रखिए स्ट्रक्चर शुड फॉलो द स्ट्रैटेजी, और दूसरी लाइन में लिखें स्ट्रैटेजी शुड फॉलो द स्ट्रक्चर। अच्छा, स्ट्रक्चर से ये यहाँ क्या मुराद है? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। जैसे हमने बात की थी कोडेक की। कोडेक का स्ट्रक्चर क्या था कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसके अंदर कैमरा बनता है, जिसके अंदर कागज बनता है, जिसके अंदर रील्स बनती है। नोकिया का स्ट्रक्चर क्या था कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है जिसके अंदर मजबूत मोबाइल बनते हैं, पक्के मोबाइल बनते हैं, जिसकी बैटरी बहुत अच्छी है, जो पानी में भी गिर जाए तो खराब नहीं होता। तो ये दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। अब मैंने 2 लाइनें बोली हैं कि स्ट्रक्चर शुड फॉलो द स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी शुड फॉलो द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब ही मैंने बता दिया कि क्या है। स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी ये है कि आपने अगर कोई गोल रख लिया है, सादा लफ्जों में गोल अगर आपने कुछ एस्टैब्लिश कर दिया तो उस तक पहुंचने के लिए क्या क्या बिहेवियर और एक्शन चाहिए होंगे, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। तो आप लोगों ने इन दोनों लाइनों के ऊपर सोचना है कि क्या हमें स्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहिए जैसी हमारी स्ट्रैटेजी है, या स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी चाहिए जैसे हमारा स्ट्रक्चर है। तो ये सोच के आना है अगेंस्ट और फॉर। अगली क्लास में हम इससे बात करेंगे कि इन दोनों लाइनों में से बीइंग अ मैनेजर आप किसको फॉलो करेंगे। पहले अपना स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएंगे, या पहले स्ट्रैटेजी बना के फिर स्ट्रक्चर। समझ आ गई इस बात की? क्लियर है? तो अगली क्लास में हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो स्ट्रक्चर है जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं होगा तो गोल सेटिंग कैसे, गोल अचीवमेंट कैसे। फैसिलिटेटिंग द साइकोलॉजिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। अब ये मैं जो बात कर रहा था कि साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये साइकोलॉजिकल और सोशल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। ये 5 ये डिफरेंट। फिर इन 5 चारों के दरमियान भी साइकोलॉजिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, इधर उससे भी ज्यादा है।
तो इसको मैनेज करना, इसको मिटिगेट करना, इसको मिटिगेट करना, इसको समझ क्या होता है, अंडरस्टूड तो पूछो पूछा क्यों नहीं? जो लोग नहीं आए थे लास्ट क्लास में, हमने ये डिसाइड किया था कि जिस फिक्रे के अंदर किसी लफ्ज की समझ नहीं आई, वो फिक्रा मुझसे पूरा नहीं होना चाहिए। फिक्रे से पहले तो जब मैंने कहा था कि मिटिगेट करें, तो करें नहीं कहना चाहिए था, नहीं आपके पास खड़ा हो जाना चाहिए मिटिगेट, क्योंकि वो जो लोग नहीं थे उनके लिए मतलब दोहरा देता हूँ कि जो आपका था ना पहले 12 साल की एजुकेशन का, इंस्ट्रक्शंस का, टीचिंग का तरीका वो डिफरेंट था, अब डिफरेंट है। और एक बहुत बड़ी पैराडाइम शिफ्ट है जो आपको रिक्वायर्ड है कि आप अब एक पार्टनर के तौर पे, एक इक्वली इम्पोर्टेंट पार्टनर के तौर पे इस लर्निंग एक्सपीरियंस में हिस्सेदार हो। ये नहीं होगा कि एक टीचर आएगा, वो पढ़ाएगा, साल बाद पेपर होना, वो किताबें सारी खोलेंगे, रटा लगाएंगे और पढ़ के पास होकर फारिग कर देंगे। दिस इज स्किल्ड बेस्ड लर्निंग। आपकी जो एजुकेशन है इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आ गई जब आप बीबीए में आए हैं। दिस इज स्किल्ड बेस्ड। अब आपने यहाँ पे जो चीज़ आपको बताई जा रही है उसी वक्त उससे पूछने का इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपका फिर जो असेसमेंट है उसी हिसाब से डिफरेंट है। 100 नंबर का पेपर नहीं है, इसमें पहले मिड टर्म है, मिड टर्म में भी 2-3 हिस्से हैं, फिर फाइनल टर्म उसके भी 2-3 हिस्से हैं। तो आपकी जो असेसमेंट है वो एक 100 नंबर का पेपर अब नहीं रहा, उसी हिसाब से आपकी जो लर्निंग का प्रोसेस है वो भी उसी हिसाब से चेंज होगी। तो उसको उस तरह ना देखें, जिस चीज़ की यहाँ समझ नहीं है उसको वही मिटिगेट होता है, खत्म कर, उसका असर जाहिर कर, मिट्टी पावर थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्नोटेशन आ जाती है। मिटिगेट कि उसका जो असर है जाहिर कर, मिट्टी पावर से वो उसको खत्म ही कर देना। खत्म नहीं करना मतलब देखिए ना, अगर एक बंदा आपकी टीम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको आप समझाएंगे, उसको कहेंगे यार इंसान का पुत्र मत, वो मिट्टी नहीं मार देगा उसके ऊपर, तो उसको समझा के उसको इत्मीनान में लेके उसकी अगर कोई डायरेक्शन में मसला है तो डायरेक्शन सेट करके कॉमन सेंस ऑफ पर्पस देके जी हाँ, ये इस पे भी हमने काफी बात की थी लास्ट पे कि मोटिवेशन में कौन सा पहलू होना चाहिए, डरा के खुश कर। अच्छा जी, उसके बाद जो ब्लूमबर्ग कहता है कि इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट स्किल्स में से क्या चाहिए जी, पर्पसफुल नेटवर्किंग। ये दोनों लिंक्ड है चीजें। नेटवर्किंग तो होनी चाहिए टीम में, जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो बैरियर्स हैं, जो मसाइल हैं, उनको खत्म कर, नेटवर्किंग टीम के अंदर पावरफुल होनी चाहिए। ये अभी आप कुछ अर्से बाद अगला सुनना शुरू कर देंगे, जैसे आप तीसरे चौथे सेमेस्टर में जाएंगे, या रेफरेंस जॉब भी। तो ये रेफरेंस का अच्छा तर्जुमा है नेटवर्किंग, यही होता है कि अगर आपको नौकरी चाहिए, अगर वो कहता है कि मेरी बहुत अच्छी नेटवर्किंग है, तो समझ लें कि उसके अच्छे लिंक्स हैं, उसके अच्छे रेफरेंस हैं, उसकी अच्छी है। और दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ मैनेजर। मतलब इसको अगर आप नेगेटिव कॉन्टेशन ना भी दें, एक मैनेजर के लिए जिन लोगों के साथ उसने डील करना है उसके अंदर उसकी नेटवर्किंग होना, उसकी हेलो हाय होना इज परफेक्टली फाइन। बल्कि ब्लूमबर्ग तो ये कहता है कि ये होनी चाहिए, ये जरूरी है मैनेजर के लिए। ठीक है जी, मैनेजिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है जो शायद 2 क्लासेस बाद उसमें पढ़ेंगे। उसको पूरे प्रोसेस को मैनेज करना, 5 लोग मिलके एक फैसला जब करने बैठेंगे तो डिसएग्रीमेंट्स आएंगे, हर बंदा कहेगा मेरी बात मानी चाहिए, उसको चैनलाइज करना और एक तरह से सोचने के ऊपर मजबूर करना या कन्विंस करना भी एक मैनेजर की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है। मैनेजिंग स्ट्रेटजी एंड इनोवेशन। इनोवेशन पे हमने काफ़ी बात की थी लास्ट सेशन में। इनोवेशन जो है ना वो अब बहुत ही क्रिटिकल हो गई है, और ख़ास तौर पे जो मिलेनियल्स हैं इनकी मैनेजमेंट करते हुए। मिलेनियल्स क्या होता है? सीधे हाँ जी, और कोई मिलेनियल्स क्या है? किस गुस्से के साथ ये आवाज बनती है मिलेनियल्स वो लोग जो 2004 के बाद पैदा हुए हैं,
ये पूरी एक सेगमेंट है जिसको मार्केटिंग वालों ने डिफाइन किया है कि इनका जो बिहेवियर्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले जो डिवीजन्स थी वो एक्स कैटेगरी और वाई कैटेगरी की हुई थी, तो वो मतलब 40-40 साल का गैप था उसके अंदर। तो अब जो डिवीजन आ गई वो बहुत कम हो गई। जो लोग 90s में पैदा हुए हैं उनकी सोच और है, जो 2004 उसके बाद पैदा हुए हैं उनकी सोच और है, और इंटायरली डिफरेंट है। और उसके बाद अगर 90s को कंपेयर करेंगे जिनकी 80s में डेट ऑफ बर्थ है तो वो इंटायरली डिफरेंट है। तो इसमें मैंने लास्ट क्लास में जिक्र किया था कि हम ये जब सुनते हैं कि जनरेशन गैप है तो वो जनरेशन गैप का क्राइटेरिया क्या होता है, जनरेशन कब शुरू होती है कब खत्म होती है। तो एक हिस्टोरियन है इब्न खलदून का मैंने जिक्र किया था कि उन्होंने कहा था कि मतलब 36 इयर्स का जो डिफरेंस है ये सोच बदल देता है। कि वो बच्चा जो आज से 36 साल पहले पैदा होता है, ये मतलब आज से 700-800 साल पुरानी थ्योरी है इब्न खलदून की। ये जो सोच के अंदर तब्दीली आती थी वो तकरीबन 36 साल बाद आई, और अब हमें लगता है कि शायद 10 साल हो गए। अगर आप मिलेनियल्स को कंपेयर करें with जो बंदे पैदा हुए 90s में, तो बहुत सोच का फर्क होगा। और उनको अगर आप मिलेनियल्स को कंपेयर करते हैं जो 80s वाले हैं, तो आपको लगेगा ये तो किसी और दुनिया के वासी हैं जो 80s वाले हैं और मिलेनियल्स वाले हैं। इसको फिर लिंक करें जो डिफ्यूजन है, जो डिस्ट्रप्शन है टेक्नोलॉजी की, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का साइज दिन ब दिन कम होता जा रहा है। कि अगर आप 15 साल पहले फॉर्चून 500 की कंपनीज की लिस्ट देखें तो आपको सारी एनर्जी की, पेट्रोल वाली, शेल, पीएसओ, टोटल, इस तरह की कंपनीज नजर आएंगी। और आप देखें तो गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर। तो ये बेसिकली क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, ये प्लेटफॉर्म है ना। कंज्यूमर को भी ले आए आप, बायर को भी ले आए, आपका क्या लगा है, प्लेटफॉर्म लगा है। करीम या उबर क्या है, फूड पांडा क्या है, बिजनेस मॉडल उनका क्या है, कैसे कमा रहे हैं। वो जो है एयरबीएनबी मेरा ख्याल है उसका, वो जो होटलों वाली चेन है, तो उनका उनका क्या है, बेसिकली अपना कुछ नहीं, अपनी जिस बिजनेस में है उस बिजनेस का अपनी ओनरशिप कोई नहीं है। जगह किसी की है, रहना किसी ने चाहता है, तो वो उनकी वेबसाइट पे जाके बुकिंग करें। तो जो टेक्नोलॉजी का डिफ्यूजन है इसकी वजह से जो इनोवेशन है उसको स्टडी करना मैनेजर की बहुत एक प्राइमरी जॉब है। इस पे फिर वो हम नोकिया कोडेक की एग्जांपल भी ला सकते हैं कि इनोवेशन आ चुकी थी मार्केट के अंदर लेकिन उन्होंने अडॉप्ट नहीं की, और वही उनकी नाकामी की वजह बनी। तो रिजेक्ट नहीं हो जाए। अब जाहिर है ये जो फैसला किया था कोडेक वालों ने, ये मैनेजर ने किया था ना, कि हमने अपना बनाया हुआ डिजिटल कैमरा लॉन्च नहीं करना, अपनी इनोवेशन नहीं लॉन्च करनी। तो ये किसी मैनेजर का डिसीजन था। इसलिए जो डिसीजन है रिगार्डिंग इनोवेशन वो बहुत ही सोच समझ के करना है। माइक्रोसॉफ्ट का देखो कि पूरी दुनिया एंड्रॉइड पे है, उन्होंने स्मार्टफोन लॉन्च किया, हमने सिम्बियन लगा। अब इनोवेशन पे तो आए, इनोवेट तो किया, मैनेजर ने फैसला तो कर दिया कि हमने चेंज करना है, लेकिन रॉन्ग इनोवेशन करना। तो ये भी मैनेजर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी डिसीजन मेकिंग में कि इनोवेशन को अडॉप्ट करना है या नहीं करना, पहला ये फैसला। और फिर अगर करना है तो कौन सी वाली करनी है, एंड्रॉइड पे आना कि सिम्बियन पे आना। तो इनोवेशन जो है वो भी मैनेजर की जॉब के लिए बहुत ही क्रिटिकल चीज होती है। और लास्ट, मैनेजिंग लॉजिस्टिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अब थोड़ा सा डीमोटिवेट मैं इस पे आपको नहीं करना चाहता कि मैनेजर की जो जॉब है दैट इज मतलब समटाइम्स कुछ लोग कहते हैं इट इज अ थैंकलेस जॉब। थैंकलेस जॉब, थैंकलेस का क्या मतलब है, आप जिन लोगों को सर्व कर रहे हैं वो नाशुक्र हैं। इसको इस तरह समझें, एक और असूल जो आपने अपने कैरियर में हमेशा याद रखना है वो ये है कि जब आपने अपनी फील्ड के बारे में फैसला करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हुए किस डिपार्टमेंट में जाना है, एक क्रिटिकल फैक्टर आपने हमेशा याद रखना है कि आपकी जॉब जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं उसका रेवेन्यू का जो हब है आपकी जॉब वहां पे सही है। कैसे, अब इस लेते हैं ऑर्बिट का एग्जांपल लेते हैं। ऑर्बिट पैसे कैसे कमाता है, पढ़ा रहे हैं। अब अगर यहाँ पे बैठा हुआ है मैनेजर फाइनेंस, मैनेजर एचआर, मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस बिजनेस का ओनर तो ये समझेगा ना यार टीचर तो मुझे कमा के दे रहा है, ये सिर्फ मैनेजमेंट के पैसे लिए जा रहा है मुझसे। तो कुछ एलिमेंट ऐसा भी आ जाता है सम टाइम मैनेजमेंट की जॉब का कि जिसमें चूंकि आप रेवेन्यू हब के ऊपर नहीं बैठे होते,
आपका एक सपोर्ट फंक्शन होता है, तो आपको एज ए लाइबिलिटी कंसीडर किया जाता है। आपकी जॉब को एक थैंकलेस जॉब देखा जाता है। तो जॉब के बारे में फैसला करते हुए एक दफ़ा ये ज़रूर कंसीडर कर लेना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, वो पैसे कहाँ से कमाती है, जहाँ से वो पैसे कमा रही, क्या मैं उस सेगमेंट में जॉब कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ या कहीं और कर रहा हूँ। एक नॉर्मल सा आपको मैं टेस्ट दे देता हूँ। जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे उसकी पार्किंग में जाइएगा और गार्ड से पूछ लीजिएगा कि यार ये सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ किस डिपार्टमेंट की, किस डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी, आपकी उसी डिपार्टमेंट में। मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग वालों की ज़्यादा होगी, एक आधे चार की होगी, एक आधे फाइनेंस वालों की हो जाएगी, ऊपर लोग बैठे हैं। तो अब ज़ाहिर है सारे तो नहीं जा सकते ना उस तरह, मतलब फिर कुछ लोगों का पैशन भी होता है ना, तो जैसे उसने कहा था 3 इडियट्स में कि पैसे कम कमाऊंगा लेकिन खुश रहूंगा। कुछ लोगों का क्राइटेरिया ये भी होता है कि मैंने खुश रहना। कुछ लोगों को पसंद होता है कि वो एक सर्टन जॉब करना चाहते हैं, जैसे खवातीन, इनका ज़्यादा इंक्लाइनेशन HR की तरफ होता है, ह्यूमन स्किल्स में ज़्यादा अच्छा होता है इनका, तो इंगेज करना लोगों के साथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, सिंपथी करना, एम्पथाइज करना, तो ये वाले जो है फैक्टर होते हैं, इनमें ये बेहतर होती है। तो ज़ाहिर HR इज नॉट अ रेवेन्यू हब, वो तो पैसे नहीं कमाता अनलेस कि आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में चले गए जो कि ह्यूमन रिसोर्स हंटिंग फॉर्म है, जो लोगों को बंदे हायर करके देती है। तो लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी को भी मैनेज करना एक मैनेजर की जॉब है, लेकिन अगर आपकी जॉब इज प्राइमरीली टू मैनेज लॉजिस्टिक्स एंड टेक्नोलॉजी, दैट कुड बी अ थैंकलेस जॉब। बाकी आपको वादे करता है क्या हिसाब, ठीक है, क्लियर है? एनी क्वेश्चन? ब्रेक टाइम